वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश में आए हुए टॉप 30 ईडियम्स करवाने वाली हूँ, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्कूलिंग एग्ज़ाम में, इवनली बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आए हुए हैं। नॉर्मल ईडियम्स जो हर एग्ज़ाम में, ठीक है, बैंकिंग से लेकर के बिहार पुलिस तक के एग्ज़ाम में ये ईडियम्स देखने को मिलेंगे। और ये टॉप ईडियम्स है जो हर बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो कि ईडियम्स में आपका ये श्योर हो जाता है कि आपका सवाल जो होगा वो छूटेगा नहीं। और बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल आसानी से, एक सरल भाषा में आपको समझाने वाली हूँ और बिल्कुल भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा यहाँ पर आ जाता है ईडियम जो लिखा हुआ है कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर हमारा ईडियम है पहला कुक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है? अ फैंसीफुल एंड अनलाइक स्टोरी। ओके, यानी जो कुक एंड बुल स्टोरी हमें पता होता है मुर्गे और बुल यानी भैंस की कहानी, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी मुर्गे और भैंस की जो कहानी है ना, बिल्कुल कैसी कहानी है? फैंसीफुल कहानी है और एक अनलाइकली कहानी है। यानी कि एक फैंसीफुल कहानी है और इसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ अगर, तो हमने कभी भी कुक या बुल स्टोरी नहीं सुन रखी है, ठीक है। हमने कभी भी मुर्गी और ये बुल होता है भैंस, ठीक है, तो मुर्गी और भैंस का कहानी कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो क्या एक फैंसीफुल स्टोरी है ये और एक अनलाइकली स्टोरी है। जब किसी इसको सुना ही नहीं, इसका मतलब उसको पसंद नहीं किया गया होगा। अगर मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो इसका मतलब मैं आपको पसंद नहीं करती है, मुझे आपकी वो बात पसंद नहीं आई होगी। तो इसका अर्थ यही होगा, कुक एंड बुल स्टोरी का अर्थ क्या होगा? फैंसीफुल एंड अनलाइकली स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास बेड ऑफ रोजेस। ओ माई गॉड, बेड ऑफ रोजेस यानी कोई कंफर्ट प्लेस है। कल्पना करो, आप ये सोचो ना, इमेजिन करो कि आपका जो बेड है विद द रोजेस है, ठीक है, यानी आपका बेड पूरा रोज से कवर है। क्या कंफर्ट सिचुएशन आपको लगेगी ना? तो बिल्कुल इसका अर्थ भी सेम ही है, अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि कोई ऐसा जगह, ऐसा सिचुएशन जो कंफर्ट है आपके लिए, ठीक है, जो कंफर्टेबल है, आरामदायक है, जो बहुत अच्छा आपको लग रहा हो, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस का अर्थ क्या होता है कि अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट हो जाता है मीनिंग बेड ऑफ रोजेस का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा गिवन, ठीक है। तो गिवन का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना गिवन यार, दे दो नहीं से, तो क्या होता है? सरेंडर करना। मतलब ये सब जो होता है ना, बिल्कुल सीधे साधे इडियम से, ठीक है। एक होता है टेढ़ा इडियम, बिल्कुल अपने जो वर्ड होगा ना कंफ्यूज कर देगा, लिखा होगा उसका बिल्कुल उल्टा काम करेगा। और कुछ कुछ ईडियम्स होते तो बहुत सीधे होते, तो ये सब भी सीधे ईडियम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो गिवन का अर्थ होता है दे दो ना, गिवन। गिवन का मतलब क्या होगा? आप हिंदी बोलोगे अरे गिवन यार, यानी दे दो उसे। तो क्या होगा? टू सरेंडर, यानी किसी को दे देना, किसी के अंडर दे देना। सरेंडर का क्या होता है? किसी के अंडर हो जाना। तो क्या हो रहा है? गिवन, दे दो, यानी कि किसी को सरेंडर कर दो। जैसे कि आपके पास 2 चॉकलेट है, आपका एक और फ्रेंड मांग रहा है, तो तीसरा फ्रेंड बोल रहा है अरे दे दो ना उसे एक, गिवन ना, इतना क्यों कर रही हो, चलो वो भी हमारे दोस्त है, उसे भी दे दो एक चॉकलेट, तुम्हारा बर्थडे है तो। क्या झगड़ा ले रखी हो तुमने, बताओ क्यों झगड़ रही हो, उससे भी दोस्ती तो है हमारी। तो क्या हो गया? गिवन का अर्थ होता है टू सरेंडर, यानी किसी के अंडर दे देना किसी चीज़ को, तो गिवन। तो जब भी किसी चीज़ को किसी को देंगे तो क्या होगा? किसी के अंडर हो जाएगा, यानी वो सरेंडर चीज़ हो जाएगा। तो इसका अर्थ बिल्कुल आसान था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट होता है यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं हम? पार्ट एंड पार्सल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा क्लोज फिस्टेड मैन। ओके, इसका बहुत ही आसान है हमारा, ठीक है। क्लोज फिस्टेड मैन, पता है ना, क्लोज फिस्टेड मैन है वो, बिल्कुल क्या है वो? मिस्र है। अब मिस्र यानी कि कंजूस, मैंने हिंदी भी लिख रखा है, आप देखो, कंजूस, ठीक है। क्या हो गया? कंजूस व्यक्ति। तो जब भी आपको बोलेगा कोई आप भी हो क्या क्लोज फिस्टेड मैन, तो आप बोलना नहीं मैं नहीं हूँ। होते हैं ना, हमें पता नहीं होता इडियम्स का मतलब, हमारे दोस्त चिढ़ा के निकल जाते हैं, हमें कई बार हुआ है, ठीक है। तो क्लोज फिस्टेड मैन अगर आपको कोई बोलता है, अगर आप कहीं आप सुनते हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? अब मिस्र यानी एक कंजूस। मिस्र का मतलब ही क्या होता है? कंजूस होता है। तो ये भी एक वर्ड आप याद रखना, मिस्र, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी वर्ड आपको याद रखना होगा, तो इसके लिए आप ये वर्ड याद रखना, मिस्र, ठीक है। तो क्लोज फिस्टेड मैन का मीनिंग क्या होता है? अब मिस्र यानी कि एक कंजूस व्यक्ति। बोलते हैं ना कंजूस मक्खी चूस, हिंदी में हमारा तो यही निकलता है, कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारा फ्लाइंग विजिट। आपको याद होगा मैंने एक पढ़ाया था आपको, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था ड्रॉप इन,
ठीक है। तो ड्रॉप इन का मैंने एक पढ़ाया था आपको इडियम, जिसमें मैंने आपको बताया था कैजुअल विजिट, यानी विजिट कैजुअली, बिल्कुल आम तरीके से मिलना। ड्रॉप इन का, ये हम उतरे हैं, किसी ने हमें कहीं ड्रॉप किया तो इसका मतलब कहीं विजिट कर रहे हैं, कैजुअली जा रहे हैं, ठीक है। एक हो जाता है उसी से रिलेटिव हमारा फ्लाइंग विजिट, ठीक है। तो जब फ्लाइंग विजिट की बात करेंगे तो होता है अ वेरी शॉर्ट विजिट। अगर कोई उड़ के जाता है, अरे उड़ के कौन जाएगा, हम जाएंगे क्या? हम जैसे साधारण लोग नहीं जाते ना उड़ के, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम उड़ के जा सके, हमारा अपना चॉपर और हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, इतना पैसा तो है नहीं है। तो आप फ्लाइंग विजिट जो होता है ना, वो कैसा होता है? वेरी शॉर्ट विजिट होता है। और पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट विजिट करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए वहाँ विजिट करते हैं। अब जैसे कि बड़े बड़े लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, नेता परिनेता वगैरह वगैरह, वो क्या करते हैं? फ्लाइंग विजिट करते हैं, उड़ते हैं वो लोग, ठीक है। उड़ उड़ के जाते हैं हर जगह, और जहाँ भी जाएंगे ना उनका तो एक फिक्स रहेगा उड़ने वालों का, क्यों बहुत ही छोटे टाइम के लिए जाएंगे। वो थोड़ा उद्घाटन वगैरह, फित्ता उत्ता काटेंगे, हाँ हाँ तालियां, भाषण, फिर वापस लौट आएंगे। बिल्कुल शॉर्ट विजिट करेंगे, कहीं भी जाएं बिल्कुल शॉर्ट विजिट करेंगे, ठीक है। कोई बाढ़ वगैरह एरिया आ गया तो वहाँ भी अगर चले गए ना, नहीं तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर चले गए ना शॉर्ट विजिट करेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके जा रहे हैं हम भी, कहीं हम भी बाढ़ में ना डूब जाए, ठीक है। तो ये हो गया फ्लाइंग विजिट, उड़ के जाने वाले लोग। उड़ के जाने वाले लोगों के पास बहुत पैसा होता है, और बहुत पैसे वाले लोगों के पास टाइम कम होता है ना, तो वेरी शॉर्ट विजिट करेंगे। और हम जैसे लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में धक्के मुक्के बस में खाते हुए जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही सारा चीज़ हमारा हो गया। तो फ्लाइंग विजिट का याद कैसे रखोगे? अ वेरी शॉर्ट विजिट। फ्लाइंग विजिट कौन करेंगे? पैसे वालों करेंगे। और पैसे वाले लोग क्या करते हैं? कम टाइम देते हैं। पैसे वाले दोस्त भी कम टाइम देते हैं, याद रखना, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कर लो, फिर वो भी आपको फिर याद रखेंगे, वरना वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होता है पॉन्स एंड कॉन्स। पॉन्स एंड कॉन्स को आपको याद रखना होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसको याद ही रख लो, ये इसमें कुछ ट्रिक्स तो बनता नहीं है, इसमें याद ही रख लो और इसे भी याद होगा। एक बार दो बार आप वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको इसमें किसी में भी दिक्कत आ रहा होगा ना, इनमें से किसी में भी, तो आप क्या करोगे? एक बार देख लोगे ना तो आपको एक बार और देखने के बाद दोबारा तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पॉन्स एंड कॉन्स का अर्थ क्या हो जाता है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी कि एडवांटेज यानी कि उसका लाभ, और डिसएडवांटेज मतलब उसका हानि। बोलते हैं ना, राइट ऐसे ऑन मोबाइल एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, कि उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। हम बोलते हैं जैसे साइंस का एडवांटेज क्या है, साइंस का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर के इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पोन्स एंड कॉन्स हो जाएगा। क्या हो गया? पोन्स एंड कॉन्स इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि रनिंग वेरी हैवी, ठीक है, रनिंग वेरी हार्ड, वेरी हैवी, यानी कि हैवी भी बोल सकते हैं, हार्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ क्या समझ लेना कि बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो रनिंग कैट्स एंड डॉग का अर्थ क्या हो जाता है? बहुत तेज बारिश होना, यानी कि रनिंग वेरी हार्ड या हैवी। नेक्स्ट इडियम होता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इन द लॉन्ग रन को आप कैसे याद रखोगे? आगे चलकर, यानी कि इसका इंग्लिश आपको हिंदी में नहीं दिया रहेगा, लेकिन मैं हिंदी समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख के चल रही हूँ। लेकिन इसको आपको दिया रहेगा अल्टीमेटली, यानी कि अल्टीमेटली, तो आगे चलकर तो यही होने वाला है। बोलते हैं ना, अरे आखिरकार आगे चल करके तो यही होने वाला है, पेपर लीक ही होने वाला है, कितना भी मेहनत कर लो, बोल देते हैं। आजकल तो ये डाउट आ गया ना, आगे चलकर तो यही होने वाला है हमारे साथ, अक्सर हम बोल देते हैं। तो उसको अल्टीमेटली इंग्लिश में बोलो। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे? वो बोलते हैं ना, अरे अल्टीमेटली तो यही होने वाला है, पेपर लीक हो जाएगा अल्टीमेटली हमारे साथ, तो ठीक है। तो इस तरह से वो लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको वो वर्ड को भी सीखना है, क्योंकि एंटीनिमस और सिनोनिमस जो होता है उसमें आपको वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन का अर्थ क्या हो जाएगा? आगे चलकर अल्टीमेटली, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन का हो गया आगे चलकर अल्टीमेटली, क्योंकि इन द लॉन्ग रन, आप लॉन्ग रन में हो तो आगे चलकर, सिंपल, अल्टीमेटली आप आगे ही तो जा रहे हो। लॉन्ग रन में हो तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? पीछे तो नहीं खींचे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, लॉन्ग रन में हो, लंबी रेस में हो तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो इस तरह से आप याद रखोगे कि ये अल्टीमेटली है, आगे चलकर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है ब्रेक ऑफ। देखो इसमें कुछ हमारा होगा, ठीक है, एक जैसा ही कुछ है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ है, ठीक है, एक है बैकअप, एक है ब्रेक ऑफ, एक है बैकअप। दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है, बोलते हैं ना, ओह माय गॉड ये तो ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया। इस ब्रेक का अर्थ होता है टूट जाना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? टू एंड और डिस्कनेक्ट। बोलते हैं ना, संपर्क टूट गया हमारा, हम उससे बात कर रहे थे, फोन कट गया यार, लाइन कट गई हमारी, फोन लाइन चल रही थी वो लाइन कट गई,
या बोलते हैं ना संबंध टूट गया, हमारा आपसी रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ब्रेक होना। घर का कोई चीज़ टूट गया यानी कि ब्रेक कर दिया आपने उस चीज़ को, गिलास तोड़ दिया कांच का, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक ऑफ का क्या अर्थ होगा, टू एंड और डिसकनेक्ट, ठीक है, डिसकंटिन्यू। टू एंड और डिसकंटिन्यू जो होगा, या डिसकनेक्ट भी कह सकते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यू या डिसकनेक्ट या फिर एंड, जिस भी वर्ड का मतलब ये हो गया ब्रेक ऑफ, यानी वो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके अलावा भी कोई वर्ड दिया जा सकता है, इसलिए हिंदी आपको याद होना चाहिए, उस वर्ड का मतलब आपको इसका याद होना चाहिए। तो ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है टूट जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इसका हो गया, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट हो जाता है हमारे इसी का बैकअप, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ का अर्थ हो रहा था टूट जाना, डिसकंटिन्यू हो जाना, डिसकनेक्ट हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ बैकअप का अर्थ क्या हो जाता है ना, बैकअप लेके आओ, बोलते हैं ना, अक्सर हमने सुना होता कि बैकअप में हमारे पास वो होना चाहिए, लेकिन बैकअप का तो मतलब ही नहीं पता होता है ना, बैकअप बोल देते कि बैकअप हमारे पास है ना, लेकिन बैकअप का मतलब क्या होता है हिंदी पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट एंड सस्टेन, ठीक है, यानी कि सपोर्ट के लिए। बैकअप में आपके पास क्या है सपोर्ट के लिए, जब आप सपोर्ट खो दो तो सस्टेन के लिए क्या आप लेके जा रहे हो। बोलते हैं ना हमारे पास बैकअप प्लेन है, अगर मतलब प्लेन वाला प्लेन नहीं, प्लेन यानी कि योजना है हमारे पास, ठीक है, बैकअप योजना है। अगर हम फंस जाते हैं, मान लो अगर हम बाढ़ में बचाने जा रहे हैं, मतलब बच्चे फंसे हुए उनको बचाने जा रहे हैं, अगर बाढ़ में हम भी फंस जाते हैं और बाढ़ ऐसा हो गया कि हम बच्चों को भी नहीं बचा पा रहे, खुद को भी नहीं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास बैकअप प्लान क्या होगा। बोलते हैं ना हमें बैकअप की ज़रूरत है, यानी कि पुलिस में भी हम सुनते हैं बैकअप चाहिए, यानी कि सपोर्टिव टीम चाहिए, पीछे भेजो और पुलिस को भेजो। तो बैकअप का अर्थ होता है कि पुलिस बोलता है ना बैकअप भेजो, यानी कि और पुलिस भेजो, किस लिए, सपोर्ट के लिए, सस्टेन के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। एक इडियम हमारे पास यहाँ होता है बाय फीट्स एंड स्टार्स, ठीक है। तो बाय फीट्स एंड स्टार्स का अर्थ आप याद रख लेना, इरेगुलरली, ठीक है। बाय फीट्स एंड स्टार का अर्थ क्या होता है, इरेगुलरली होता है। क्या होता है, इरेगुलरली, यानी जो रेगुलर नहीं है। बाय फीट्स एंड स्टार्स का अर्थ क्या रखोगे, इरेगुलरली, जो रेगुलर ही नहीं है, ठीक है, ये रेगुलर है ही नहीं, तो इर लग गया ना, इसका मतलब इरेगुलरली का हो गया कि रेगुलर जो होता है ना, यानी कंटिन्यूसली, रेगुलरली, यानी क्या बोलते हैं ना, प्रतिदिन हर दिन काम हो रहा है तो रेगुलर हो रहा है, तो ये रेगुलर नहीं। इसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक से अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार से याद रखा कि जो स्टार्स होते हैं ना वो रेगुलर नहीं दिखते हैं। कब दिखते हैं हमें, जब रात होती है। सुबह में दिखते हैं क्या स्टार्स, किसको दिखते हैं मुझे बताना तो ज़रा। दिन में तारे किसे किसे दिखे हैं, और ये हिंदी एक मुहावरा भी है ना, दिन में तारे दिखना, हाँ। तो जब दिन में स्टार्स दिखने लगे तो ये तो भाई बात समझ में नहीं आती है ना, ये कैसे दिखेंगे, सिर्फ रात में दिखेंगे। तो यानी कि ये रेगुलर नहीं है कि रेगुलर दिखते जा रहे नहीं, इनके दिखने का एक टाइम है, यानी ये इरेगुलर है। कैसे हैं ये, इरेगुलर चीज़ है स्टार्स। तो स्टार्स से मैंने याद रखा था बाय फिट्स एंड स्टार्स क्या हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इडियम भी हो गया। अब क्रोकोडाइल टीयर्स, अब देखो ये हिंदी का मुहावरा है, ये हिंदी का मुहावरा है, मैं बता रही हूँ आपको कैसे। देखो क्रोकोडाइल्स मतलब देखो यहाँ कहाँ गया, एक मिनट वेट, हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथी लेना, आश्वासन लेना किसी का, प्रिटेंड करना यानी नाटक करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना अक्सर, ए मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखा, ठीक है, अक्सर हम बोल देते हैं तुम अपने ना मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत दिखाया करो। भाई बहन में झगड़ा होता है बोलते हैं ना तुम ना मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखाओ, मैंने हल्का सा मारा था, इतना तो कुछ लगा नहीं है कि तुम इतना रो रहे हो, ठीक है। तो इतना नाटक मत करो, क्रोकोडाइल टीयर्स मत दिखाओ, यानी कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। तो क्या करते हैं हम लोग, नाटक करना, इतना दिखावा करना, यानी दिखावा या नाटक करना सिंपैथी लेने के लिए कि लोग हमारे प्रति सिंपैथेटिक हो जाए, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स का प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, ठीक है, यानी नाटक करना सिंपैथी लेने के लिए लोगों का। मम्मी बोले क्या हुआ, मार दिया भाई ने, बहन अक्सर रो जाती है बोलती है भाई ने मार दिया, तो मम्मी बोले क्या हुआ, भाई ने मार दिया, मम्मी को इमोशनल आ जाता है, भाई को जाकर के पीट देती है, बेचारे कुटा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ से होता है गो आफ्टर। गो आफ्टर बोलते हैं, इसका बहुत आसान हो गया, गो आफ्टर यानी बस उसके बाद जाओ, यानी उसको फॉलो कर रहे हैं ना, उसके पहले जाते तो हम उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या बोला गो आफ्टर, उसके बाद जाओ। तो गो आफ्टर का क्या हो जाएगा, उसके बाद जाओ, यानी कि फॉलो करो, ठीक है। तो इसको तो आसान, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसका आसान है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यहाँ से इडियम एट अ स्ट्रीट, ठीक है। तो एट अ स्ट्रीट का अर्थ होता है एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। तो इसका हो गया। नेक्स्ट होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इवन थॉट, अच्छे ख्याल, इन स्पाइट ऑफ। देखो इन स्पाइट ऑफ ना एक और अर्थ देता है, अगर इसका एक्चुअल मीनिंग में जाते तो इन स्पाइट ऑफ एक अर्थ देता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। तो यह हम पढ़ते हैं, हमें देने को कोइजिव डिवाइस में आता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसका अर्थ क्या होता है, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में है, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है हमारा के बावजूद, ठीक है।
तो इवन थॉट होता है, यानी कि हम बोलते हैं ना हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ भी, हम अच्छे ख्याल रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? अच्छे ख्याल रख रहे हैं। तो इवन थॉट, तो जिन बच्चों को इसका मतलब पता होगा इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, तो वो इससे रिलेट करेंगे कि के बावजूद, यानी कि खराब चीज़ होने के बावजूद भी हम अच्छी सोच रख रहे हैं, इवन थॉट रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इन ब्लैक एंड वाइट। अब इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ क्या हो जाएगा? इन रीडिंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि लिखने के फॉर्म में कोई चीज़ हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? इन ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। नेक्स्ट होता है कॉप विथ, यानी टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट, यानी कि किसी चीज़ डिफ़िकल्ट को हैंडल अर्थ करना हो गया कॉप विथ, यानी कि कॉप विथ हो गया। यानी कॉप यानी कॉप से याद रखना, कॉप से याद ना कॉप से याद रखना। जिसको कॉप्स का मतलब पता नहीं को बोल रहा है, यानी कि कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। ठीक है, तो पुलिस के साथ विथ, यानी कॉप्स विथ, यानी पुलिस के साथ होना। आप बताइए, दिखाओ। अब देखो यहाँ पे, अब पुलिस के साथ हो तो ये तो अच्छी बात है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ तुम हैंडल कर रहे हो। पुलिस के साथ हो तो पुलिस को हैंडल करना ना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। खुदा ना खास्ता कभी पुलिस के साथ हैंडलिंग वाला काम हो जाए, ठीक है, कभी नहीं होना चाहिए। ना पुलिस से दोस्ती, ना पुलिस से दुश्मनी। ठीक है, तो क्या हो गया? टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है, कॉप विथ का अर्थ हो गया टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट हो जाता है लुक डाउन अपॉन, यानी कि इसका अर्थ हमारा हिंदी का अर्थ एक और है मुहावरा, उससे होगा। ठीक है, कैसे? लुक डाउन अपॉन, यानी कि होता है नीचा दिखाना। ठीक है, लुक डाउन अपॉन, नीचा दिखा रहे हो किसी को। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, रिगार्ड विथ क्या हो गया? कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा। यानी इसको ये भी कह सकते हैं नीचा दिखाना के आधार, इसके अलावा भी, आधार के अलावा भी, कि तिरस्कार की दृष्टि से देखना, नीचेपन की दृष्टि से देखना, किसी को तुच्छता की दृष्टि से देखना, कुछ भी कहो एक ही मतलब है। ठीक है, तो लुक डाउन अपॉन का क्या होता है? कि किसी को नीचा दिखाना, रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि एज स्टार्टेड बाय, किसी के अनुसार कोई काम हो रहा है तो क्या हो गया? एज स्टार्टेड बाय। नेक्स्ट हो जाता है अ 9 days वंडर, यानी कि वही हिंदी मुहावरा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन के लिए आई हो फिर चल जाओगी, फिर वही अंधेरी रात हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ होता है अ 9 days वंडर। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको कह सकते हैं शॉर्ट लिव सेंसेशन। ठीक है, बोलते हैं 4 दिन की चांदनी है यार, फिर तो चली जाओगी, फिर तो वही सब चीज़ सुना सुना, मतलब वही चीज़ होता है अ 9 days वंडर। ठीक है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसका आंसर। अब इसके बाद यहाँ मैं बात करूँ तो अ रेड लेटर डे, यानी कि अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, अ रेड लेटर। लाल रंग बहुत खतरनाक रंग होता है। ठीक है, तो रेड लेटर है हमारे पास और उसका डे भी है। ठीक है, तो रेड लेटर एक साधारण सा हमारे पास लेटर रहता है तो कुछ बात होती है कि बहुत आम लेटर है, बिल्कुल कैजुअल डे है, नॉर्मल डे है। लेकिन एक ऐसा एक लेटर है कि रेड लेटर है, खतरनाक लेटर है यार, रेड लेटर। ठीक है, क्या है? रेड है, और रेड का यूज़ कहाँ होता है? खतरनाक जगहों पे होता है। जैसे कि हम बात करें तो ट्रैफिक लाइट में रेड होता है, हमारा ट्रेन सिग्नल में रेड होता है। तो रेड क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, खून का रंग लाल होता है। ठीक है, इश्क का रंग लाल होता है, शादी का रंग भी लाल होता है। ठीक है, जो जोड़ा पहनती है लड़की तो वो भी रेड होता है। तो रेड कैसा रंग है? खतरनाक रेड है। रेड क्या है? खतरनाक होता है कलर। तो क्या होगा? खतरनाक दिन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट डे होता है ना, बड़ा खतरनाक दिन होता है। यानी इंपॉर्टेंट डे कब? अरे नौकरी के लिए सिलेक्ट होने जाना है, इंटरव्यू देना है, अरे यार बड़ा एक खतरनाक दिन है, यानी इंपॉर्टेंट दिन है। अरे हमारा आज पहली बार इंटरव्यू होने वाला है, तो क्या होगा? खतरनाक दिन है, इंपॉर्टेंट डे है। तो अ रेड लेटर डे यानी कि इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है सेलिंग इन द सेम बोट, ये हिंदी वाला ही हमारा हो गया, यानी कि समान एक ही बोट पर एक ही सिचुएशन में होना। ठीक है, एक ही सिचुएशन को हैंडल करना। 2 लोग हैं, दोनों को एक ही सिचुएशन में हैंडल कर रहे हैं, दोनों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो क्या कर रहे हैं? वो सेम ही सिचुएशन में हैंडल कर रहे हैं। 2 लोग हैं, 4 साल से पढ़े जा रहे हैं, सरकारी जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हैं? सेम सिचुएशन में हैंडल कर रहे हैं। तो सेलिंग इन द सेम बोट यानी कि बीइंग इन सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, दोनों जो है वो चारों या सब जो है वो सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्रेकअप। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था ऊपर कि एक हो जाता है ब्रेक ऑफ, इसी का भी आ गया हमारा दूसरा ब्रेकअप। तो ब्रेकअप हम कर लेते हैं रिलेशनशिप में किसी चीज़ से, किसी से। ठीक है, तो क्या होता है इसका? तो टू डिस्प्रेस और डिसॉल्व। ठीक है, तो ब्रेकअप का अर्थ क्या हो जाएगा? टू डिस्पेयर और डिसॉल्व। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाता है हमारा अ नैरो सेव, सॉरी अ क्लोज सेव। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में बात करूँ तो इसका होगा बाल बचना। ठीक है, यानी कि बोलते ना, अरे भगवान आज तो हम बार बच गए, नहीं तो आज तो मेरा काम तमाम था।
ठीक है। जैसे कि स्कूल में सुनाने दे दिया जाता है बच्चों को, तो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, कैसे तो राइट टाइम पे जो टीचर थी वो क्लास छोड़ के चली गई, वरना तो आज मेरा टाइम आ ही गया था, उसके नेक्स्ट तो मुझे ही सुनाना था, मैं तो आज बाल बाल बच गई। या फिर हम बोलते हैं ना कि जहाँ पर हम जाते हैं किसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन जो था बिल्कुल हार्ड पूछा गया सबसे, लेकिन आप गए तो आपसे थोड़ा ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बोले ओ माय गॉड, मैं तो बाल बाल बच गई, आज मेरे साथ थोड़ा अच्छा हुआ कि क्वेश्चन जो था वो ईजी पूछा गया, क्योंकि जो मेन हार्ड पूछने वाला था ना वो लीव कर गया था। ठीक है, जो मेन हार्ड पूछने वाला चेयरमैन था वो चला गया था, बाकी और क्वेश्चन पूछने लगे मुझसे। ठीक है, तो आप बोले ना बाल बाल बच गए, तो उसी को हिंदी में नहीं आपको बोलना रहता है ना, वहाँ पे इंग्लिश आएगा आपको, तो क्या लिखेंगे आप, नैरो स्केप, उसको याद रखिएगा। तो अभी मैंने नैरो स्केप शुरू में बोल दिया था गलती से। ठीक है, तो इस क्लोज सेफ का अर्थ क्या होता है, नैरो स्केप। क्या होता है, नैरो स्केप। ठीक है, नेक्स्ट इडियम, तो नेक्स्ट इडियम हमारा यहाँ पर आ जाता है ये कॉल आउट। कॉल आउट का अर्थ होता है शाउट। कॉल आउट बोलते हैं ना, उसे बाहर निकालो, इसको याद रखोगे इसी तरह, बहुत आसान है। कॉल आउट यानी बाहर निकालो, बोलते हैं ना कॉल आउट, बाहर बुलाओ उसे, यानी शाउट करना। कोई आसानी से नहीं तो बोलेगा ना कि बाहर बुलाओ ना उसे, कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा ना कॉल आउट, उसे बाहर बुलाओ, जल्दी बाहर निकालो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बोलते ना कॉल आउट, बाहर बुलाओ, यानी शाउट करना, चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है लैंड एन ईयर, यानी कि किसी को ध्यान से सुनने हेतु बोलना। किसी को बोलते हैं ना यार ध्यान से सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, ऐसे क्या कर रहे हो, मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बोलते हैं ना कि ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। तो क्या होगा, लैंड एन ईयर हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट टू लिसन अल्टरनेटिवली। ठीक है, यानी कि किसी को रिक्वेस्ट करना कि आपको ध्यान से सुने। नेक्स्ट हो जाता है गो डाउन, यानी टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड का अर्थ होता है नीचे हो जाना, घट जाना, रिड्यूस का अर्थ होता है घटना। ठीक है, तो गो डाउन, नीचे जा रहे हो, तो टू बी रिड्यूस्ड, घट रहा है, ये भी घट रहा है, सेम अर्थ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, गो डाउन नीचे जा रहा है तो टू बी रिड्यूस्ड, इसमें और क्या होगा। नेक्स्ट होता है बैग एंड बैगेजेस। ठीक है, विथ ऑल पोजीशन, बोलते हैं ना कमांडर अपने बैग और बैगेजेस के साथ तैयार हो जाओ, हम सब जा रहे हैं नेक्स्ट मंजिल की ओर, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारा नेक्स्ट टास्क है उस जंगल में अपने 4 दिन गुजारना, आप अपने बैग और बैगेजेस के साथ रेडी हो जाओ। फिर वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपके बैग और बैगेजेस में होंगे सिर्फ आपके पास वही होंगे। तो उसके लिए क्या होता है, विथ ऑल पोजिशन। ठीक है, क्या हो गया, विथ ऑल पोजिशन, बोलते हैं ना बैग एंड बैगेजेस के साथ तैयार हो जाओ, कमांडर्स अपने बैग एंड बैगेजेस के साथ तैयार हो जाए, आपको और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, अपने बैग एंड बैगेजेस के साथ तैयार हो जाओ। एक बोलता है सैनिक, क्या सर बैगेज एंड बैगेजेस के साथ तैयार हो जाता हूँ तो ठीक है, मैं अपने सारे चिप्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह 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 सब चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, कंफर्ट के चीज़। तो बोलता है अरे बेवकूफ़, यानी बैग एंड बैगेजेस का अर्थ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम अपने सारे आइटम्स ले लो जो जो तुम्हें कंफर्ट के लिए चाहिए वहाँ जंगल में, ट्रेनिंग में, वहाँ ट्रेनिंग पे ले जा रहा हूँ या तुम्हें पिकनिक पे ले जा रहा हूँ मैं, तुम यहाँ आर्मी के लिए ऑफिसर बनने आए हो या फिर पिकनिक बनाने आए हो, गाइड बनने आए हो, टूर गाइड बनने आए हो। तो वहाँ पे उसको बताता है अरे बैगेज एंड बैगेजेस का जो अर्थ होता है विथ ऑल पोजीशन होता है, ये हमें बोल रहे हैं कि सारे पोजीशन में आ जाओ, अभी हमें जाना है कहाँ पर, हमें जाना है एक जंगल एरिया में, वहाँ पर हमारा सिचुएशन जो है वहाँ कैसा उसको चेक करने जाना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, बैग एंड बैगेजेस का अर्थ हो जाएगा विथ ऑल पोजीशन, सारी पोजीशन के साथ, जो बैग है या जो बैगेजेस है यानी कि सारी पोजीशन के साथ, विथ ऑल पोजीशंस। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट हो जाता है हमारा अकीन टू। अकीन टू ये क्या होता है, सिमिलर टू समथिंग, बोलते हैं ना अकीन टू, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा है कि कोई सिमिलर हो सकता है हमारे जैसा, बोलते हैं ना हमको यकीन तो नहीं आ रहा है कि कोई हमारे जैसा सिमिलर भी हो सकता है, यानी कि सिमिलर मतलब सेम होना, यानी हमको यकीन ही नहीं आ रहा कोई मेरे जैसा हो भी सकता है, लेकिन बोला दुनिया में एक जैसे कई लोग होते हैं देखने में, तो यकीन नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे, सिमिलर टू समथिंग, यानी अकीन टू का अर्थ क्या होता है, कोई चीज़ किसी से सिमिलर होना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्लाइंड टू, यानी इग्नोर करना। आप अंधे हो गए तो अंधे तो नहीं हो जाओगे, अंधे होने का यहाँ पे क्या साफ साफ अर्थ निकालता है, अंधे होने का यहाँ साफ साफ अर्थ निकल रहा है इग्नोरिंग समथिंग, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। और इग्नोरिंग समथिंग का एक और इडियम होता है, ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगी, वो भी आएगा। तो नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर इडियम गिवन। गिवन का अर्थ होता है किसी को दे देना, तो एक्सेप्ट द डिफेट। ठीक है, गिवन का अर्थ हो जाता है किसी को कुछ दे दो, तो क्या हो गया, एक्सेप्ट द डिफेट इसका अर्थ हो जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उसको दे दो, उसका चीज़ है, अब तुम्हारे पास तो नहीं रह सकता, अब किसी और का चीज़ तो उसको दे दो, गिवन कर दो, तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, एक्सेप्ट द डिफेट इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट
अब नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये इतना तक हमारा टोटल जो ईडियम्स, टॉप ईडियम्स थे एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लूँ मैं, एक बोर्ड एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप 5 ईडियम्स एग्जाम में आया है तो उसमें से इसमें से आपको 4 एग्जाम में आपको ईडियम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के टॉप और ईडियम्स देखने के लिए आप बेल आइकन को जल्दी दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले मिले और आप इसे याद कर सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।